हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंकायन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ने ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको कल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि 19 जून को यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है। जो पेट का परसेंटाइल है 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो मेरा चैप्टर है यह चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 चैप्टर और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो आज एक नए आगाज के साथ स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। नाम ही इसका बड़ा यूनिक है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत के राज की व्यवस्था करनी है पंचायतों की। पंचायत यानी कि आपका गांव, आपका जो ग्राम होता है, जहाँ के पे कहीं कहीं जगह पर इसको मुखिया बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी व्यवस्था के बारे में जो वर्णन किया गया है उसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रामीण प्रशासन के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था का जो उदय है, जो स्टार्टिंग है, उसका जो मेन मोटो है वो गाँव को विकसित करना है, गाँव को और सुदृढ़ीकरण करना है, उसका गाँव को और विकसित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामीण प्रशासन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे आज़ादी के पहले, फिर आज़ादी के बाद, और अभी इसकी स्थिति क्या है, और जो भी बीच बीच में नियम कानून बने गांव को सशक्त करने के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इतिहास को हम 3 भागों में तोड़कर पढ़ते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन और एक आधुनिक इतिहास। तीनों समय में अलग अलग प्रकार का प्रशासन रहा, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर शासन किया और उनकी अलग अलग व्यवस्था रही, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि जो गांव का प्रशासन था वह प्राचीन काल में कैसा था। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। जो वैदिक काल था, पहले भी लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि ग्राम शब्द, यह प्रश्न पूछता है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, तो वैदिक काल में मिला है। वैदिक काल से पहले क्या था? सिंधु घाटी कल्चर था, ठीक है ना। और उसके कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है, लिखित अभिलेख कोई हमें नहीं मिला है, और जो मिला भी है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। वह एक भाव चित्रात्मक लिपि है, वह ऐसी लिपि है, वह ऐसी भाषा है कि केवल उसके भाव समझ में आते हैं चित्रों को देख के। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो वैदिक काल आया तभी से ग्राम शब्द की उत्पत्ति हो गई। ऐसा आप मान सकते हैं कि जब से लिखित एविडेंस हमारे इतिहास में मिले हैं तब से ही ग्राम शब्द की उत्पत्ति हो गई है। ग्राम मतलब कि सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। ग्राम के बाहर एक क्या होता है? पंचायत होता है, जिसके हम जिला पंचायत बोलते हैं। फिर एक ब्लॉक होता है, फिर एक जनपद होता है, फिर एक प्रदेश होता है, फिर एक देश होता है, फिर विश्व होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा समुदाय है, जो हमारा देश है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वह ग्राम है। बात समझ में आई? और ग्राम शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति जो है वह वैदिक काल से हमें मिली है, जिसमें गाँव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। वैदिक काल में जब ऐसा मानते हैं कि जो पूजा पाठ यज्ञ हवन होता था उसमें ग्राम शब्द का नाम लेकर उसके समृद्धि के लिए ऊपर वाले ईश्वर से, प्रकृति से प्रार्थना करने के एविडेंस मिले हैं कि हमारे गांव को हे भगवान समृद्ध रखें, हे प्रकृति, हे सूर्य, हे जो पेड़ पौधे होते थे इंपॉर्टेंट, उनसे याचना मांगी गई है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हमारे गांव को समृद्ध रखें। गांव जो होते हैं वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी था, जो प्रमुख रलियों में से एक था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्रामणी का मुख्य कार्य गांव को चोर, डाकुओं एवं राज्य के भ्रष्ट कर्मचारियों से पितृवत रक्षा करना था। जो आज जिसको हम ग्राम प्रधान या फिर मुखिया के नाम से जानते हैं, उसको प्राचीन काल में ग्रामणी नाम से जानते थे, ठीक है ना। ग्रामणी जो होता था वो गांव का मेन आदमी होता था, उसके अंडर में गांव होता था, और उसका मेन काम क्या होता था? गांव को चोर, गांव में कोई चोर आ गया तो उसको पकड़ना, उससे गांव को सुरक्षित रखना। डाकुओं एवं राज्य के भ्रष्ट कर्मचारियों, राज्य का कोई भ्रष्ट कर्मचारी है और गांव में आकर वह भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों से रुपया पैसा मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है, ठीक है ना। तो उससे अपने गाँव वालों को सेव करना, उसकी शिकायत
बड़े अधिकारियों से करना, यह जो था यह ग्रामणी का मुख्य कार्य था। ग्रामणी का जो अर्थ आज के संदर्भ में यदि आप लगाना चाहें तो मुखिया या ग्राम प्रधान से आप लगा सकते हैं। उसे ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने तथा गांव के लोगों पर अर्थदंड लगाने का अधिकार प्राप्त होता था। जो ग्रामणी होता था उसे ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने, गांव के जो विशिष्ट लोग होते थे, जो नौजवान लोग होते थे, उनकी वो सभा बुलाता था कि गांव में और अच्छे कैसे काम हो, गांव को और कैसे समृद्ध बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, उसके लिए वह सभाओं का आयोजन करता था। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, जैसे आप लोगों ने एक बुलंदी फिल्म देखी होगी, होती थी ना, वहाँ पर जो एक ठाकुर साहब टाइप के आदमी थे वह बैठकर सभाएं बुलाते थे, फिर जो वहाँ पे गलत काम करता था उसको दंड भी देते थे, ठीक है ना। तो वह जो ग्रामणी था वह गांव के लोगों की सभाएं बुलाता था और जो उनके गांव में गलत कार्य करता था उसको अर्थदंड भी लगाने का उसके ऊपर अधिकार था। अर्थदंड मतलब होता है, जो इसका विशिष्ट अर्थ होता है वह यह होता है कि पैसे का दंड लगाना, कि तुम इतने पैसे भरोगे, तुमने यह गलत कार्य किया है, ठीक है। इस समय प्रत्येक ग्राम सभा अपना स्वयं का विधान बना सकती थी तथा उसमें संशोधन कर सकती थी। देखिए, आज हमारे देश में क्या है, संविधान है। आज हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, वह भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता था। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा देखा गया था कि जो ग्रामणी होता था वह अपने गांव का नियम कानून अपने से सेट करता था। इस गांव में लोग कैसे होंगे, घर कैसे बनेंगे, आना जाना कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, पूजा पाठ कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, गांव का कल्चर कैसा होगा, इसके बारे में ग्रामणी ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, जो गांव का विधान अर्थात नियम और कानून। जैसे आपके घर में ना, आपके जो बड़े बूढ़े होते हैं वो नियम बनाते हैं, ठीक है, कि हमारे परिवार में बच्चों की शादी 27 वर्ष में होगी, इस प्रकार के कुछ नियम बनाते हैं कि हमारे घर में फटे पैंट पहन के कोई नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो ग्रामणी होता था प्राचीन काल में, वह गांव के लिए नियम कानून बनाता था। ऐसा कोई संविधान नाम की चीज़ नहीं थी कि वह सब पे लागू हो। एक ग्रामीण जो था अपने गांव के लिए सर्वश्रेष्ठ नियम बनाता था। यदि उसको लग गया कि यह नियम उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, गांव की भलाई के लिए सार्थक नहीं है, तो वह उसको बदल भी सकता था। जैसे आज भी हमारे देश में संविधान में संशोधन होते थे, उस समय ग्रामणी को अधिकार था कि अपने गांव के लिए नियम बनाए और सर्वथा उचित समय देखकर उसमें संशोधन भी कर सके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग प्राचीन भारत में ग्रामणी के कर्तव्यों को पढ़ रहे हैं। ग्रामणी अर्थात गाँव का प्रमुख, ठीक है ना, और उसके पास क्या क्या अधिकार थे उसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन। अभी हमने प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन को देख लिया कि वैदिक काल से गांव शब्द की उत्पत्ति हुई और वह किस प्रकार से लिखा गया है कि हे भगवान, हे प्रकृति, हमारे गाँव को आप समृद्ध रखिए, ठीक है ना, इसको सुखी रखिए। इस प्रकार की जो याचना अपने गांव के लिए मांगी गई है, उस याचना की पंक्तियों में ग्राम शब्द का जिक्र है, जो कि संस्कृत भाषा है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऐसा लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी कल्चर के बाद हमारे देश में आर्य आए, ठीक है ना, और उनकी जो भाषा थी वह संस्कृत थी। इसलिए वैदिक काल में अधिकतर संस्कृत भाषा का विश्लेषण ज़्यादा किया गया है। तो ग्राम शब्द का जो हिंदी अनुवाद है वह गाँव है। बात समझ में आई? तो अब बात करते हैं मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन। मध्यकाल में अलग प्रकार से आए शासक, ठीक है ना, जिसमें दिल्ली और मुगल सल्तनत आप वहाँ पे देखे होंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं मध्यकालीन प्रशासन में गाँव के लिए रही। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकालीन भारत में नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया। कुछ लेखक, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि मध्यकाल में जिन लोगों का शासन का कार्य देश में रहा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के लोग रहे हों, चाहे वो मुगल रहे हों, उनका प्रमुख ध्यान नगरों पर था। जो थोड़े शहर टाइप के थे, जो थोड़े अपग्रेडेड थे, उन पे उनका ज़्यादा ध्यान था कंपेयर टू गाँव के, ठीक है ना, क्योंकि नगरों से कर वसूली ज़्यादा अच्छे से होती थी और अधिक मात्रा में कर मिलते थे, और गांव के लोग तो अपने ही पेट पालने में परेशान रहते थे। इसलिए ऐसा लोगों का मानना है कि मध्यकाल में जो शासक रहे हैं उनका अधिकतर ध्यान नगरों पर रहा है, जिससे पंचायतों या फिर ग्रामों का विकास, उचित विकास नहीं हो पाया, ठीक है, जिससे पंचायतों की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई। अब कोई शासन प्रशासन का जो ध्यान है यदि गांव पे नहीं रहेगा, सरकार द्वारा गांव के लिए कोई योजना नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई घर नहीं आएगा, शौचालय नहीं आएगा, सड़कें नहीं बनाई जाएंगी, तो कहाँ से विकास होगा? यदि शहर से सड़कें नहीं जोड़ी जाएंगी तो गांव का व्यक्ति शहर कैसे आएगा?
ठीक है ना, वह कुछ जानेगा नहीं, कुएं का जो मेढक होता है वहीं बन के वह रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मध्यकाल में जो ग्रामीण प्रशासन था उसमें मध्यकाल के शासक गांवों के प्रति अधिक रुचि नहीं दिखाते थे, तुलना करें नगरों से तो। ठीक है। मुगल काल में जमींदार एवं जागीरदार प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ, जिससे ग्राम पंचायतों का पतन हो गया। आपको पता ही होगा कि मैंने जमींदारी प्रथा को पढ़ाया था, ठीक है ना, मैंने रैयतवाड़ी प्रथा पढ़ाई थी। तो जमींदारी प्रथा में मैंने पढ़ाया था कि किस प्रकार से जमींदारों ने किसानों का शोषण किया, ठीक है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कर वसूली किया, जिससे जो गांव का ढांचा था बिल्कुल बर्बाद सा हो गया। और इस प्रथा जो है वो मुगल काल में सर्वाधिक देखी गई, ठीक है ना। तो इससे लोग मानते थे कि मुगल काल में जो ग्राम पंचायती थी उनका काफ़ी अधिक पतन हो गया। अब बात करते हैं शिवाजी के काल में। शिवाजी जो थे वह भी मध्यकाल से ही थे, ठीक है ना, औरंगजेब के आसपास ही थे वो। आप लोगों ने तान्हाजी मूवी देखी होगी ना, औरंगजेब और शिवाजी का टकराव, ठीक है, तो यह भी मध्यकाल में थे। अब देखते हैं कि मराठे जो थे, जो महाराष्ट्र साइड के लोग थे, उनका किस प्रकार से ग्राम पंचायतों का उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों को कैसे विकसित किया जाए। तो शिवाजी के काल में ग्रामीण प्रशासन में काफ़ी सुधार हुआ। शिवाजी का काल मतलब यह नहीं कि पूरे भारतवर्ष में, शिवाजी का शासन जहाँ था, जो आज का महाराष्ट्र है, जो मराठे थे, ठीक है ना, वह शिवाजी का क्षेत्र कहा जाता था। तो उन्होंने अपने शासन में जो ग्राम पंचायतों के सुधार के लिए, गाँव के उद्धार के लिए अष्टप्रधान नियुक्त किए। अष्टप्रधान प्रशासन व्यवस्था का विकास किया। अष्टप्रधान का मतलब क्या होता है कि 8 प्रमुख लोगों की नियुक्ति। 8 जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जैसे कि पटवारी होता है, फिर उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, फिर उसके ऊपर जिलाधिकारी होता है, फिर मतलब कि इस तरीके से जो प्रशासन में अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से शिवाजी ने भी अष्टप्रधान की नियुक्ति की, 8 अधिकारियों की नियुक्ति की ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। तो यह एक उदाहरण है कि जब मध्यकाल में जमींदारों द्वारा, जागीरदारी प्रथा द्वारा बड़े स्तर पर ग्राम पंचायतों का विनाश हुआ, उनके विकास में अवरोध उत्पन्न किया गया, तो उसी समय महाराष्ट्र में शिवाजी ने ग्राम पंचायतों के उद्धार के लिए अष्टप्रधान की स्थापना की। देखिए, जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी हो, जहाँ पर कोई सुधार की बात होती है, हमेशा से ही वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी ने 10 युद्ध लड़े और वह 2 अच्छे कार्य किया, तो संभव है कि उसके 2 अच्छे कार्यों से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, क्योंकि समाज को, जो हमारे आज के युवा बच्चे हैं, जो किसी एग्जाम में बैठकर अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है ना, वह कार्य करने जा रहे हैं, तो उनको मारपीट से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, उनको डेवलपमेंट की बातें ज़्यादा सिखाई जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से डेवलपमेंट वाले प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ भी कल्चरल एक्टिविटी या फिर कुछ डेवलपमेंट का प्रश्न आए, तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और तुरंत उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लिया करिए, ठीक है ना। मुगल काल में आप लोगों ने देख लिया कि जमींदारी प्रथा किस तरीके से, और जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा का मतलब क्या होता है कि 10-5 गांव की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दे दी गई कि यह 10-5 गांव अब आपकी जागीर है। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारी जागीर है क्या, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जागीरदारी प्रथा में क्या होता था कि जो शासन के, जो सुल्तान के सबसे खास लोग होते थे, सुल्तान करते क्या थे कि 20 गांव की जागीर उनको दे दिए कि 20 गांव के कर वसूली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब वो मनचाहा कर वसूल रहा है, ठीक है ना। और जमींदारी प्रथा में इसी तरीके का कुछ एक्टिविटी थी, तो जिससे पंचायतों का विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया कि शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना करके जो पंचायतों के विकास को और अच्छा किया, सुदृढ़ किया। यह 2-4 बातें मध्यकालीन इतिहास में थी। अब बात करते हैं ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण प्रशासन। ब्रिटिश शासन काल को हम आधुनिक भारत बोलते हैं। जो आज का भारत है वह ब्रिटिश काल से काफ़ी इंस्पायर है और उससे आगे भी बढ़ रहा है। काफ़ी सारे नियम कानून ब्रिटिश भारत के आज भी भारत में लागू हैं, ठीक है ना। जैसे पुलिस की होगी व्यवस्था, यह ब्रिटिश काल से ही थी, और पंचायती राज व्यवस्था। तो ब्रिटिश शासन काल में जो ग्रामीण प्रशासन था उसके क्या एक्टिविटी थी उसको हम देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अर्थ क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, ठीक है ना, वह कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी, और वह भारत पर शासन करती थी। तो उसको क्या बोलते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। की शासन की स्थापना के साथ ही
प्राचीन ग्रामीण स्वायत्तता का लगभग समापन हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार कर लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी, कर्मचारी, इसकी संसद सीधे लोगों पे कंट्रोल करती थी। आप लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस, मुनरो, इन सब की जो व्यवस्था थी कर वसूली की, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने पंचायतों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया और कर वसूली का कार्य किया। ठीक है। भारत की लोकप्रिय संस्थाओं की समस्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल व ब्रिटिश संसद के हाथों में केंद्रित हो गई। अर्थात जो हमारी पंचायतों का ग्रामीण व्यवस्था था कि उसी गांव का एक व्यक्ति उस पंचायत के उद्धार के लिए कार्य करता था, अब उसका काम खत्म हो गया। अब डायरेक्ट जो गांव का विकास था, डेवलपमेंट था, कर वसूली था, वह डायरेक्ट जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स अधिकारी हुआ करते थे, उनके कंट्रोल में चला गया। अब आप लोग सपोज करिए कि कोई व्यक्ति इंग्लैंड से सूट बूट पहन के आया, ठीक है ना। आप लोग सपोज करिए कि आप इंग्लैंड घूमने गए, वहाँ के बारे में आप क्या जानेंगे, वहाँ की परेशानी के बारे में आप क्या जानेंगे। और कोई व्यक्ति इंग्लैंड से सूट बूट पहन के 2 दिन पहले आया और उसको 50 गांव में जो टैक्स है उसको वसूलने पे उसको कार्य करना है। उसको क्या पता कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उत्पादन कितना है, यानी कि उसको जानकारी हमारे देश के गाँव के बारे में कम थी, लेकिन अधिकार सारे उसी को थे, तो शोषण होगा ही। बात समझ में आई। अब बात करते हैं केंद्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था पर कार्यभार बढ़ाने के कारण स्थानीय शासन की आवश्यकताएं महसूस की गई। तत्पश्चात ब्रिटिशों ने स्थानीय प्रशासन की दिशा में अपना प्रयास शुरू किया। देखिए, केंद्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था पर स्टार्टिंग में जब अंग्रेजों ने अधिकार किया तो केंद्रीय शासन थी व्यवस्था कि जो गवर्नर थे वो बोल दिए कि उत्तर भारत में इतने टका टैक्स देना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हो जाते थे कि कुछ क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है, कुछ क्षेत्र का जो मिट्टी है, जो पर्यावरण है, वो काफ़ी कम उत्पादन देता है और कुछ क्षेत्र में अधिक उत्पादन देता है, लेकिन टैक्स दोनों जगह समान है, तो इससे काफ़ी विद्रोह होता था, काफ़ी अकाल पड़ता था। बात समझ में आई। तो इससे बचने के लिए जो ब्रिटिशों ने प्रांतीय शासन की स्थापना की कि अब 10-10 गांव का एक प्रांत होगा, 50-50 गांव का एक प्रांत होगा और इस प्रकार से शासन होगा। जब अंग्रेजों ने देखा कि केंद्रीय शासन से काम नहीं बन रहा है तो इन्होंने स्थानीय प्रांत की स्थापना की, एक स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस दिशा में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने एक कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया और इन्होंने बोला कि जो शक्तियां केंद्रीय है कि एक व्यक्ति ही सारे भारत पर कर लगा देता है, अब इसको पृथक्करण, इसको तोड़ा जाता है कि अब क्षेत्रवाइज शासन होगा। इस सिद्धांत पर आधारित था कॉर्नवालिस कोड, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लगाया था। ठीक, 1793 ईस्वी में ही स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसकी कार्यप्रणाली में स्थानीय विकेंद्रीकरण के तत्व मिलते हैं। यह कार्यप्रणाली गांव के किसानों जुड़ी हुई थी, जिससे समस्याएं भी उजागर हुई। देखिए, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया किसानों की स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने के लिए, ठीक है ना। यह स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई थी। इसको बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रिपन मैंने आपको पढ़ाया था ना 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, यानी कि पंचायत का जो सबसे पहला ढांचा था वो रिपन ने स्टार्ट किया था। स्थानीय स्वशासन, खुद का शासन, स्व मतलब खुद का शासन और कहाँ का, स्थानीय, या कहीं ना कहीं जो आज की ग्राम सभाएं होती थी इसी का एक रूप था जो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्टार्ट किया था। लॉर्ड रिपन के बारे में ऐसा कुछ इतिहासकार बोलते थे कि इनका जो दिल था वो भारत के लिए धड़कता था, ठीक है ना। ये तीनों ने भारत के लिए कुछ इतने अच्छे कार्य किए कि लोग इनको मानते थे कि इनका जो दिल था वो भारत के लिए धड़कता था, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। जब भी पंचायत राज व्यवस्था आएगी तो एक गांधी जी
और एक लॉर्ड रिपन, इनका नाम जरूर लिया जाता है क्योंकि 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने ही की थी। वहीं इनके कार्यकाल 80 से 84 यानी कि 4 साल का इनका कार्यकाल था, को स्थानीय स्वशासन का जन्मकाल कहा जाता है कि पहली बार कोई ऐसा ब्रिटिश गवर्नर था जो स्थानीय स्वशासन को प्रमोट करता था कि जो गांव के लोग हैं वो खुद पे शासन करें। यह रिपन ने 1882 में स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास। अभी तक हमने प्राचीन उसमें देख लिया, इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में देख लिया, ब्रिटिश काल यानी कि आधुनिक काल में भी हमने देख लिया मोटा मोटी ये क्या है। अब बात करते हैं भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास। देखिए यहाँ पर भारत शब्द आया है, तो भारत शब्द का अर्थ क्या हुआ कि भारत आज़ाद हो गया, नहीं तो शब्द क्या आया था वहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश भारत। लेकिन अब क्या आ गया, भारत। भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास। तो आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से भारत ने यहाँ पर प्रशासन का कार्य किया, प्रशासन का विकास किया, कुछ लोगों को पता होगा कल यानी कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे था, ठीक है ना, और उनका जो है भारत के प्रशासन में प्रमुख योगदान है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया। जो संविधान सभा बनी थी उसका जो काम था कि भारत के लिए सबको मान्य हो ऐसा एक संविधान बनाया जाए, जो उसकी पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है ना। इसमें पंचायतों अर्थात स्थानीय स्वशासन को लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं था। गांधी जी का बड़ा ही स्पष्ट मानना था कि सारी शक्ति पंचायतों को दे दो, कोई केंद्रीय शक्ति भारत में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू का ऐसा मानना था कि भारत जिस स्थिति में आज है, यदि केंद्रीय शक्ति ना हुई तो विघटन का डर बहुत अधिक था और भारत का विभाजन भी उस समय हुआ था, ठीक है ना। तो भारत में केंद्रीय शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो उसी लिए और थोड़ा सा लास्ट में आते आते नेहरू का जो वर्चस्व था वो बढ़ता गया था, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो उसमें पंचायतों का कोई अधिक जिक्र नहीं हुआ कि किस प्रकार से पंचायतें बनेंगी, किस प्रकार से उनका स्वशासन होगा, इसके बारे में कुछ विशेष एक्टिविटी नहीं हुई। संविधान सभा ने पंचायतों अर्थात अन्य समस्याओं को ध्यान में रखकर एक संविधान प्रारूप समिति का गठन किया। आपको पता ही है कि जो प्रारूप समिति थी उसका जो मेन काम था कि फंडामेंटल राइट्स बनाना, जो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका कार्य, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और दूसरा प्रांतीय समिति का गठन किया गया। प्रांतीय समिति मतलब कि जो भी हमारे देश में अलगाव है, अलग अलग क्षेत्र हैं, जो प्रांत हैं, कैसे वो एकत्रित हों, ठीक है ना, यानी कि एक भारत बनाया जाए, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 कार्य सबसे महत्वपूर्ण था, एक प्रारूप समिति का गठन जो कि मानवाधिकार को अच्छे तरीके से स्पष्ट करे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और दूसरा प्रांतीय समिति का गठन था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, और उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप लोग को 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और प्रांतीय समिति के गठन के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में लंबी बहस चर्चा के पश्चात भारत के विकेंद्रीकरण पर सहमति बनी और गांधी मॉडल आधारित पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस समय पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। लेकिन लंबी बहस के बाद कुछ वर्षों के बाद जो गांधी जी का मॉडल था, विकेंद्रीकरण किया जाए, केंद्रीकरण अर्थात सिर्फ केंद्र का शासन हो, जैसा कि आज अमेरिका में है व्यवस्था, उसको विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको तोड़ा जाए। इसको पहले केंद्र के स्तर पे बनाया जाए, फिर राज्य के स्तर पे, फिर पंचायत के स्तर पे, यानी कि स्वशासन को 3 स्तर पे विकेंद्रीकरण उसका किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। यह गांधी मॉडल था। गांधी का मॉडल तो और अपडेटेड था कि सारी जो अधिकार हैं, सारे अधिकार पंचायतों को ही दे दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसको एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर और एक पंचायत के स्तर पर इसको विकेंद्रीकरण इसका कर दिया गया, यानी कि तोड़ दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्राम पंचायतों को सशक्त करने या ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि जो भारत देश है, जो यहाँ के गांव है, वो इतने सशक्त नहीं हैं, वो इतने समझदार नहीं हैं कि वो देश को चला सकें। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था कि हमारी जो विदेश नीति होगी,
यदि कोई केंद्रीय शासन नहीं होगा तो हर क्षेत्र की विदेश नीति अपनी अलग अलग होगी। बोलिए, बात सही है कि नहीं? अब उत्तर प्रदेश को कुछ यदि अमेरिका से चाहिए तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बात करे, बंगाल को चाहिए तो बंगाल का मंत्री बात करे, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और एक शक्ति, एक केंद्रीय शक्ति न होने से भारत की अखंडता और सुरक्षा को भी खतरा होगा। इसलिए B.R. अम्बेडकर ऐसा मानते थे कि गाँवों को शासन देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो दूसरे रूप में आया कि पूरे शासन ना मिले लेकिन कुछ कुछ शासन गाँव को भी मिले। उनका मानना था कि गांव में शिक्षा का अभाव है, जैसा कि मैंने बोला, और वहाँ स्थानीयता, जातिवाद और संकीर्णता विद्यमान होती है, जिससे कि गांव को यदि संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए डेवलपमेंट का तो वहाँ पर जातिवाद हावी हो जाएगा, स्थानीयता हावी हो जाएगी, संकीर्ण सोच हावी हो जाएगी, जिससे कि गांव का विकास नहीं हो पाएगा। आज भी आप लोग देखते होंगे कि गांव में इस जाति का प्रधान बना तो इसी जाति का काम ज़्यादा करता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे B.R. अम्बेडकर पहले ही चिंतित थे। संविधान सभा में पंचायती राज पर सहमति होने के बाद संविधान में इसे उचित स्थान दिया गया। अतः संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि वह तो हमें चाहिए ही चाहिए, वह हमारा अधिकार है, हमें यदि वो नहीं मिला तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि वह हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। समानता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइट्स चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ये सब तो हमें चाहिए ही चाहिए। यदि ये हमें नहीं मिला तो इसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि यह भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अभी हमारा देश इस स्थिति में नहीं है कि यह सारे अधिकार आपको दिए जाएं। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, देश का डेवलपमेंट होगा, लोगों को यह अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो स्थानीय शासन की जो बात थी वह नीति निर्देशक तत्व में रखी गई थी कि यह भविष्य में दिया जाएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए थे, जो कि बाद में यदि आप देखेंगे तो पंचायतों को स्थानीय स्वशासन का अधिकार मिल गया। संविधान में स्थानीय सरकार का विषय राज्य सूची में शामिल है। अब देखिए, सूची क्या होती है? सूची 3 प्रकार की होती है। एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची का अर्थ क्या होता है कि उस पर अधिकार बनाने, उस पर कानून या फिर उस पर नियम बनाने का जो अधिकार होगा वह सिर्फ राज्य को होगा। यदि कोई मामला उत्तर प्रदेश का है और वह मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वही सिर्फ उस पर अधिकार बना सकती है, उस पर कानून बना सकती है। कोई विषय यदि केंद्र का है, ठीक है ना, तो उस पर नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। कोई विषय यदि समवर्ती का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का है। दोनों में यदि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कोई विवाद हो गया, तो केंद्र के नियम को माना जाएगा, ठीक है ना। ये 3 सूचियां होती हैं। तो जो स्थानीय सरकार का विषय है वह राज्य सूची में शामिल किया गया है कि हर प्रदेश अपने स्तर पर स्थानीय सरकार के लिए अलग अलग कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सभी राज्यों की विधानसभाओं को अधिकार, देखिए सभी राज्यों की विधानसभाओं, अर्थात यह राज्य का विषय है, राज्य की विधानसभाओं को अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, कि वे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाए। अनुच्छेद 246 के भाग 3 में ऐसा लिखा गया है कि सभी राज्य की विधानसभाओं को यह अधिकार दिया जाता है कि अपने प्रदेश के स्थानीय स्वशासन को चालू करने के लिए, उसके कार्यभार को सुनिश्चित करने के लिए वह नियम बना सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची का विषय है, क्योंकि प्रदेश की विधानसभाओं को यह अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई। यदि यह मौलिक अधिकार होता, फंडामेंटल राइट्स होता,
तो संविधान लागू होने के बाद ही लागू हो जाता। लेकिन मैंने आपको बताया कि यह विषय नीति निर्देशक तत्व में शामिल था कि इसको भी लागू करना है, लेकिन अभी नहीं, भविष्य में यह लागू होगा। ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं वह नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा देश उस स्थिति में नहीं है यह सारे अधिकार तुरंत आपको दिए जाएं, लेकिन भविष्य में जैसे देश और मजबूत होगा यह अधिकार आपको दिए जाएंगे। उन सब बातों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन की जो बात थी वह भी उसी में शामिल की गई थी, जो कि 1959 में यह लागू हो गई। इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में की। यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुई। कौन किया? पंडित नेहरू ने किया। और कहाँ किया? राजस्थान के नागौर से किया, ठीक है ना। 3 बातें। वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है ना। बलवंत राय एक कमेटी थी जिसके वो अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पंचायतों की राज व्यवस्था लागू हो, किस प्रकार से शासन का स्ट्रक्चर बनाया जाए। इसके बारे में भी और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने पंचायती राज व्यवस्था को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसे हम ब्रिटिश भारत के नाम से भी जानते हैं, और आज़ादी के बाद और आज़ादी के समय किस प्रकार से इसमें परिवर्तन हुए, किस प्रकार से नियम कानून बनाए गए, इसको हमने देख लिया। मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बार बार प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जो लोग रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और हमारे सारे PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके परीक्षा का डेट आ रहा है तो तन मन से लग जाइए और हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।